आपका स्वागत है गौरांश एंड गौरांशी क्लासेस में। हम पहले वैदिक शिक्षा और शिक्षा के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे वैदिक शिक्षा के उद्देश्य, एम्स। वैदिक शिक्षा की जो थी हमने ये जाना कि शिक्षा क्या है, वैदिक क्या है और उस समय शिक्षा का क्या कार्य था। अब उद्देश्य, आखिर व्यक्ति के वैदिक युग की शिक्षा मुख्यतः धर्म, अध्यात्म और उत्कृष्ट मानवीय आचरण पर आधारित थी। यानी कि मानव के जो व्यक्ति था उस समय, उसमें उत्कृष्ट मतलब होता है उसके अच्छे विचारों को ऊपर करना, अध्यात्म अध्ययन करना आत्मा का, धर्म उस समय का जो धर्म था कि क्या किस तरीके से समाज चलता है, व्यवस्था चलती है, उन सब चीज़ों का क्या था, उस पर आधारित उस समय की शिक्षा थी। अतः निम्नलिखित और भी उद्देश्य थे। पहला, मोक्ष प्राप्त करना। वैदिक शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य माना गया उस समय वो था मोक्ष प्राप्त करना। इसमें उद्देश्य ज्ञान और सत्कर्मों के द्वारा एक आदर्श जीवन बिताते हुए मोक्ष या मुक्ति प्रदान करना था। मोक्ष का तात्पर्य बार बार के जन्म मृत्यु के बंधन अर्थात जन्म कर्म से मुक्ति पाना होता था। इस मुक्त का साधन अध्यात्म और धार्मिक शिक्षा था, किंतु इस समाज में सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंध विषयों का अध्ययन करना भी सम्मिलित किया गया था। अर्थात उस समय क्या था, मोक्ष का तात्पर्य उस समय था कि जन्म और मरण के मतलब जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्ति पा जाना चाहिए। यानी कि पुनर्जन्म जो होगा, इससे मान लीजिए कहा जाता है कि जो इस जन्म में मेरे कार्य बाकी रह गए या आपके रह गए या किसी अन्य व्यक्ति के रह गए, उन सभी को पूरा करने के लिए व्यक्ति को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ऐसा मान्यता है। इसी बंधन से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष प्राप्त करना मतलब जो इस जन्म का है वो इसी जन्म में समाप्त हो जाए, उस व्यक्ति को दूसरा जन्म ना लेना पड़े। तो ऐसे कार्यों के लिए क्या है, मोक्ष प्राप्त करना बड़ा आवश्यक हो जाता था। अब मोक्ष किस तरीके से पाया जाएगा? स्वास्थ्य और पराक्रम। स्वास्थ्य व्यक्ति का उस समय शिक्षा का दूसरा उद्देश्य भी था स्वास्थ्य और पराक्रम, मतलब सभी तरह की विद्याएं सिखाई जाती थी। उनका जो शारीरिक विकास था वो बहुत अच्छा कराया जाता था। उनको सभी तरह का व्यायाम, सुबह सुबह योगा आदि चीज़ें कराई जाती थी। तीसरा, ज्ञान प्राप्ति। उस समय ज्ञान प्राप्ति पे बड़ा जोर था, मतलब कंठस्थ ज्ञान, मौखिक ज्ञान, क्योंकि किताबें नहीं थी तो उनको व्यवहारिक ज्ञान मतलब जीवन से जुड़े मुद्दों पर ज्ञान दिया जाता था। क्योंकि उस समय तो जो घटनाएं उस समय होती थी, जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं होती थी, उन्हीं घटनाओं से रिलेटेड क्या था, ज्ञान दिया जाता था। ठीक है। फिर चौथा है धर्म व संस्कृति की रक्षा। उस समय का जो वैदिक काल में धर्म था, वैदिक धर्म जिसे कहा गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदों को क्या करना था, अध्ययन करना। उस समय का जो एक संस्कृति बना दी गई थी, आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति, उसका पालन करना, उसकी रक्षा करना। चारित्रिक एवं नैतिक विकास। पांचवा उनका जो उद्देश्य था चारित्रिक मतलब करेक्टर, उनका चरित्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी शिक्षार्थी का या किसी भी व्यक्ति का करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। नैतिक विकास होना चाहिए, मतलब उसको नैतिक वैल्यूज़ पता होना चाहिए। उसको वैल्यूज़ पता होना चाहिए कि वो बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करे, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करे, ये समाज के साथ उसका कैसा संबंध होना चाहिए। ये तो पत्नी के साथ, भाई के साथ, मित्र के साथ एक व्यवहारगत संगति कैसी होनी चाहिए। फिर योग एवं प्राणायाम का नियमित अभ्यास। योग मतलब डेली वो योग करना सिखाते थे, प्राणायाम करना सिखाते थे, जिससे कि सांस प्रक्रिया जो आज हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है कोरोना के समय में कि प्राणायाम करो, योग करो, प्राणायाम करो, ये सभी जगह आप सुनने को देख रहे हैं। ये वैदिक शिक्षा में पहले से ही लागू था कि सुबह प्रातःकाल उठकर व्यक्ति को
स्वच्छंद क्रिया होकर करने के बाद योग और प्राणायाम करना चाहिए, जिसके कारण उसका शरीर और मस्तिष्क और आत्मा दोनों ही स्वस्थ रहें, उसमें अच्छी ऑक्सीजन जाती रहे, जिससे उसके अंदर अच्छे विचार आते रहें। सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का ज्ञान, मतलब एक सामाजिक प्रक्रिया जो उस समय बनी हुई थी, इस समाज का एक वो सुचारू रूप से बना हुआ था, उन सबको फॉलो करना और वहाँ की क्रियाओं पर काम करना, और राष्ट्रीय हित कर्तव्यों का, वहाँ पर प्रत्येक नागरिक के एक कर्तव्य थे, एक राज्य के कर्तव्य थे, तो उन सबको फॉलो करने के लिए भी यही व्यवस्था बनाई गई। व्यावसायिक कौशलों का विकास करना, व्यक्ति का पहले ये नहीं था कि किसी भी ज्ञान एक ही चीज़ पर ध्यान देना है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसा सिखा दिया जाए जिससे कि वो क्या कर सके, अपना व्यवसाय डाल सके। तो आप जानते ही होंगे वैदिक काल में 4 वर्ण व्यवस्था का उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है किसमें, उत्तर वैदिक काल में, है ना। और ये पहले जो पूर्व वैदिक काल में क्या था कि चारों वर्ण व्यवस्थाएं कार्य के आधार पर निर्धारित की जाती थी। मतलब एक ही घर के व्यक्ति के 4 अगर मेंबर हैं तो अलग अलग कार्य अपने कौशल के अनुसार, अपने कौशल्स के अनुसार, अपनी स्किल्स के अनुसार क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर, उसी घर का व्यक्ति एक डॉक्टर बन सकता है, उसी घर का व्यक्ति एक सुनार बन सकता है, उसी घर का व्यक्ति किसी की सेवा भी कर सकता है, उसी घर का व्यक्ति व्यवसाय भी कर सकता है। ये पूर्व वैदिक काल में व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यह व्यवस्था कैसी हो गई, जन्मजात हो गई, जन्मजात हो गई, धीरे धीरे जन्मजात होने लगी, है ना। कि अगर ये सुनार का बेटा है वो सुनार का काम ही देखेगा, चिकित्सक का बेटा चिकित्सक अधिक बनेंगे, व्यवसाय वाला, व्यापार करने वाला, उसका बेटा व्यापारी बनेगा। यानी कि ये व्यवस्था धीरे धीरे ये उत्तर वैदिक काल में आते आते जाति व्यवस्था में तरबित होने लगने लगती है। इसका पहला उदाहरण हमें ज्वाली उपनिषद में मिलता है कि 4 जाति व्यवस्था का वर्णन किया जाने लगा था। ठीक है, अब श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, जब हमारे पास कुशल व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रीय हितों का पालन करते होंगे, जो सामाजिक कार्यों को भी अच्छे से करते होंगे, है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो श्रेष्ठ नागरिक बन देंगे। यानी कि जो व्यक्ति अपने घर, परिवार और राष्ट्र के लिए सही समय पर निर्णय ले, उसके विकास के लिए सही निर्णय ले, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, श्रेष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, जो मैंने अभी आपको हेडिंग बताया था, तीसरा वाला ज्ञान प्राप्ति, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वैदिक युग की शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया। ज्ञान को प्रकाश और अज्ञान को अंधकार माना जाता था। ज्ञान को विद्या भी कहा जाता था। ठीक है, चाणक्य नीति में कहा गया, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पठन्ति। मतलब माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पठन्ति। ठीक है, अर्थात वे माता पिता अपनी संतान के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो उसको विद्या प्राप्त नहीं कराते। ठीक है, इस गुरुकुल में विद्या अध्यापन के दौरान शिष्य की प्रकृति, आत्मा, ईश्वर, इंद्रियां, यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, व्याकरण, धर्म, सामाजिक व्यवहार, मन तथा समाधि आदि से संबंधित गुण ज्ञान प्राप्त किया जाता था। ओके, मतलब जो उस समय गुरुकुल व्यवस्था थी, उस गुरुकुल व्यवस्था में इन सभी चीज़ों पर बच्चे की ध्यान दिया जाता था, जिससे कि बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे से क्या कर सके, विकास कर सके। अब वैदिक शिक्षा में शिक्षा के जो स्तर थे, गुरुकुल में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी उसको जान लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, दो प्रकार में शिक्षा को बांटा गया, मतलब फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। प्रारंभिक शिक्षा के 2 चरण होते थे। पहला चरण अपने माता पिता से शिक्षा ग्रहण करता था। दूसरा रूप गुरुकुल के गुरु द्वारा शिष्य को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
उस समय वर्तमान युग की भांति ही बालक को 5 से 6 वर्ष की आयु में पहले विद्यालय भेजने की प्रथा नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज के टाइम के अनुसार ही उसको भेज दिया जाता था कि 5 साल का बच्चा हुआ नहीं स्कूल भेज दो, नहीं। वैदिक काल में वर्ण आश्रम व्यवस्था का स्वरूप क्रम अनुसार था। अतः विभिन्न वर्णों के बालकों के लिए गुरुकुल में प्रवेश की विभिन्न आयु अवधि निर्धारित की गई थी। सामान्यतः ब्राह्मण के बालक 8 वर्ष की आयु में जाता था, क्षत्रिय का बालक 10 वर्ष की आयु में, वैश्य का बालक 12 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश करता था। ओके, गुरुकुल शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम इन्हें उपनयन संस्कार या विद्या आरंभ संस्कार के लिए गुरु के पास लाया जाता था। गुरु अपने शिष्य को नए वस्त्र धारण करा के ने के लिए प्रदान करता था तथा भोजन आवास आदि की जिम्मेदारी गुरु की होती थी। ठीक है, अब उच्च शिक्षा व्यवस्था। वैदिक युग में गुरुकुल द्वारा प्राप्त की जाने वाली उच्च शिक्षा का विशेष महत्व था। यह शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं होती थी। गुरुकुल कुछ श्रेष्ठ शिष्यों को चुनता था जिनको उच्च शिक्षा ग्रहण कराने की अनुमति दी जाती थी। जो शिष्य संस्कृत भाषा और सामाजिक रूप से मजबूत होता था। मतलब ये कहना चाहते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा जो थी 3 वर्गों के लिए तो उपयोग थी, 3 वर्गों में दी जाती थी। ब्राह्मण के 8 वर्ष में, 10 वर्ष में क्षत्रिय, वैश्य में 12 वर्षीय। और आज के समय के अनुसार नहीं था कि 5 से 6 वर्ष की आयु में ही बच्चे को विद्यालय भेज दिया जाए। 2 व्यवस्थाओं में बांटा गया था और उच्च शिक्षा जो थी वो कुछ ही विद्यार्थियों को दी जाती थी जो विशेष किसी कला में या उसमें अच्छे होते थे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।